प्यारे बच्चों, 2010 में जो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, उसी का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस बार आप लोग का आर्ट्स में आने वाला है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो 2 पार्ट में था। पहला पार्ट में हम लोगों ने ग्रुप ए के सारे प्रश्नों को देख लिए। आज हम लोग ग्रुप बी के प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इकोनॉमिक्स के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय एवं लोगों के रहन सहन का स्तर बहुत ही नीचा होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की परिभाषा दे। हरित क्रांति का अर्थ अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक खाद, समुचित सिंचाई, आधुनिक औजार, वैज्ञानिक कृषि विधि एवं कृषि अनुसंधान पर आधारित नए प्रयोगों के फलस्वरूप लहलहाती हुई हरी फसलों एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। फेमा का पूर्ण रूप बताइए। तो 1999 में फेरा माने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र की 2 समस्याओं को बताएं। तो पहला है बिजली का अपर्याप्त उत्पादन और दूसरा तेल के आयात में वृद्धि। 21 है, नगद फसलों से आप क्या समझते हैं। तो नगद फसलें वे फसलें हैं जिसका उत्पादन व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू, गन्ना इत्यादि। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के 3 कारणों का उल्लेख करें। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिए। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के 3 कारण निम्न है। पहला, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी संपूर्ण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के कारण कृषि क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है क्योंकि कृषि के कार्यों की प्रकृति पिछड़ी हुई है। कृषि की विधियों में तकनीकों के अभाव, संस्थागत सुधार जैसे भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि धारिता की सीमा आदि के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा काश्तकारी सुधार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अध्यक्षता एवं किसानों के व्यवहार में असहयोग की भावना का होना भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। कृषि के अच्छे अवसर प्राप्त न होने के कारण ग्रामीण इलाकों की बहुत सारी जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन करने से नगरों में बेरोजगारी की समस्या को देखा गया है। दूसरा है मशीनीकरण। मशीनीकरण से आशय कार्यों को पूरा करने के लिए मशीनों को उपयोग से है। पहले रोजगार के आधे से ज़्यादा कार्य लोगों द्वारा पूरे किया जाता था और बेरोजगारी जैसी समस्या कम ही थी, परंतु वर्तमान में लगभग सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। अतः मशीनीकरण से कई लोगों का रोजगार छीन जाने के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होने लगी। भौतिक आपदा। तो भारतीय कृषक को समय समय पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, महामारी आदि जैसे विपदाओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई आदि के साधन भी बहुत कम है, फलतः जितनी उपज होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो पाती। अधिक उपज हो तो अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है, अतः भौतिक विपत्तियों से भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के विरुद्ध 3 तर्क दे। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का बच्चों। तो भारत में आर्थिक सुधारों के विरुद्ध 3 तर्क निम्नलिखित है। पहला, कृषि की अवहेलना। आर्थिक सुधारों की आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि इसके अंतर्गत कृषि की अवहेलना की गई है। यद्यपि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन कृषि उत्पाद के विकास दर में प्रायः कमी हुई है। आर्थिक सुधारों के पहले 1980-81 से 1990-91 के बीच कृषि उत्पादन की विकास दर 3.6% थी, जो सुधारों के बाद 1992-93 से 2001 के बीच, यहाँ 2000 होगा बच्चों, 2000 से 2001 के बीच घटकर 3.3% तथा 9वीं योजना 1997 से 2000 में 2.1% हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2004-05 में तो कृषि की विकास दर 1% से भी कम मतलब 0.7% रही और 2005-06 में भी इसके 2.3% होने का ही अनुमान है। कृषि की अवहेलना का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मुख्यतः उद्योगों एवं सेवाओं के विकास पर जोर दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। दूसरा है उद्योगों को खतरा। ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक सुधारों के चलते उद्योगों और विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा
एमएनसी की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने छोटे उद्योगों का टिक रहना बहुत ही कठिन है। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। वे भारतीय बाजारों का शोषण कर रही है और उनमें से सफलतापूर्वक अपने उत्पादों की बिक्री कर रही है। साथ ही अधिकांश भारतीय उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं की खरीद पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। चौथा है बेरोजगारी की दर में वृद्धि। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या जटिल होती जा रही है। 1990-91 में बेरोजगारी की दर 4% थी, जो 1998-99 में बढ़कर 6% हो गई। यद्यपि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, लेकिन चूंकि वे पूंजी गहन तकनीक का व्यवहार करती है तथा उनसे रोजगार के आर्थिक अवसरों की आशा नहीं की जा सकती। पूंजी गहन तकनीक मतलब होता है बच्चों कि मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है और श्रम का प्रयोग कम होता है, तो जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन के 3 लाभदायक प्रभावों को बताएं। मतलब ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे लाभदायक था, इसको बताना। यद्यपि ब्रिटिश शासन की नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा नहीं देना था, फिर भी संयोगवश भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के कुछ लाभकारी प्रभाव पड़े हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला, देश का राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ। भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। यातायात मतलब विशेषकर रेलवे एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। उत्पादन की नई तकनीक एवं प्रबंधन की शुरुआत हुई। मौद्रिक अर्थव्यवस्था एवं पूंजीपति उपक्रमों का उदय हुआ। नई शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ और नागरिक कानून एवं न्यायालयों की स्थापना हुई। उसके बाद 1948 की औद्योगिक नीति की 3 विशेषताएं बताएं। तो पहला विशेषता इसका बच्चों, उद्योगों का 4 श्रेणी में विभाजन। प्रथम श्रेणी में वे उद्योग रखे गए जिन पर केंद्रीय सरकार का पूर्ण एकाधिकार होगा। द्वितीय श्रेणी में 6 आधारभूत एवं प्रमुख उद्योग रखे गए जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व पूर्णतः सरकार पर होगा। तीसरी श्रेणी में 20 ऐसे उद्योग रखे गए हैं जो निजी क्षेत्र में ही रहेंगे, लेकिन उन पर सरकार का नियमन एवं नियंत्रण रहेगा। चौथी श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को रखा गया है जो निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कुटीर एवं लघु उद्योग का महत्व। तो सहकारिता के आधार पर कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास की घोषणा की गई, लेकिन कुटीर उद्योग का विकास बड़े उद्योगों के प्रतियोगी के रूप में नहीं वरन परिपूरक के रूप में करने तथा दोनों प्रकार के उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। कर प्रणाली, इस नीति में कर प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने का आश्वासन दिया गया ताकि उससे उत्पादन एवं विनियोग को प्रोत्साहन मिले और संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोका जा सके। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि बाजार के 3 दोष बताएं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। कृषि बाजार वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान अपनी आधी की उपज का निपटान करते हैं और जिसमें कृषि उपजों की वसूली, नमूना बनाने, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित होती है। कृषि बाजार के दोष, पहला है परिवहन एवं संचार के साधनों का अभाव। परिवहन साधनों के अभाव में किसान को अपनी उत्पाद को बाजार तक ले जाने में अधिक राशि व्यय करनी पड़ती। दूसरा है बिचौलियों की अधिक संख्या। तो बिचौलियों की संख्या अधिक होने से किसान के उत्पाद का मूल्य अधिक होता है तथा कृषक को कम लाभ मिल पाता है। तीसरा है गोदाम तथा भंडारों की कमी। संचय की सुविधाओं के अभाव में किसानों को बाध्य होकर अपनी उपज बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवसंरचना क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अवसंरचना का मतलब वह समर्थक संरचना है जो कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है। आधारभूत ढांचों के 2 अंग या प्रकार है। पहला, आर्थिक अवसंरचना। इसमें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन तथा लोगों की खुशहाली में वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए ऊर्जा अथवा शक्ति, परिवहन एवं संचार, सिंचाई व्यवस्था, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं इत्यादि। दूसरा है सामाजिक अवसंरचना। इसमें मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता वृद्धि का अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास इत्यादि। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय साधनों का विकास आप कैसे कर सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मनुष्य अथवा लोग स्वतः उत्पादन के साधन नहीं होते, इसके लिए मानवीय साधनों को विकसित करने अथवा मानवीय पूंजी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। मानवीय साधनों को विकसित करने अथवा मानवीय पूंजी निर्माण के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है शिक्षा एवं प्रशिक्षण। तो शिक्षा किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती, लेकिन यह लोगों को कौशल सिखाती है जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। आधुनिक समाज में निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। हमारी अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित मानव शक्ति जैसे जैसे मैकेनिकल, अच्छे डॉक्टर आदि की काफ़ी अधिक आवश्यकता है। इसके लिए उस शिक्षा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा ही संभव है, क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक
अध्यापक, प्रशासक एवं अन्य कार्यों के लिए उच्च स्तरीय कर्मचारी वहीं से निकलते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो मनुष्य की कार्य क्षमता में विकास के लिए उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं उसके लिए पोषक तत्वों की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। भारत जैसे विकसित देशों में जहां आय का स्तर काफ़ी कम है, लोगों के लिए और विशेषकर माताओं एवं शिशुओं के लिए न्यूनतम पोषण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए देश में पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तीसरा है भोजन एवं वस्त्र के बाद मनुष्य के जीवन में आवास का महत्वपूर्ण स्थान है। आरामदायक एवं स्वच्छ आवास के अभाव में श्रमिकों से बेहतर कार्य की आशा नहीं की जा सकती। अतः श्रमिकों अथवा मानवीय साधन के विकास के लिए पर्याप्त एवं स्वच्छ आवास की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। अन्य सुविधाओं में जलापूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी एवं ग्रामीण विकास प्रमुख है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को बताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों की वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता तो ये निम्नलिखित है। पहला, अनावश्यक नियंत्रण। 1991 के पूर्व औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी पूंजी एवं तकनीक के आगमन पर प्रतिबंध, उद्योगों के कार्यकलापों को सीमित करने, आयात कोटा एवं आयात शुल्क इत्यादि के रूप में जो अनावश्यक नियंत्रण लगाए गए थे उनको दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करने के लिए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। तीसरा है विदेशी विनिमय कोष में कमी। तो 1991 के मध्य में एक समय ऐसा आया जब हमारे पास 2 सप्ताह के आयातों की अदायगी के लिए भी विदेशी विनिमय कोष नहीं था। यह संकट इतना बढ़ गया कि चंद्रशेखर सरकार को देश में रिजर्व कोष से स्वर्ण निकालकर उसे गिरवी रखना पड़ा ताकि ऋण की अदायगी के लिए ऋण प्राप्त हो सके। इस संकट से उबरने के लिए भी सरकार को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। चौथा है मूल्यों में वृद्धि। तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसको नियंत्रित करने के लिए भी आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, वायु प्रदूषण। तो वायुमंडल में जब अवांछनीय गैसें प्रवेश कर जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, इसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण, गंदे बहने वाले नालों, चाहे वे उद्योगों के गंदे नाले हो अथवा मल निकासी की नालियाँ, सबका निकास इस देश की उन पवित्र नदियों की ओर किया जाता है जिनकी हम पूजा करते हैं और पानी पीते हैं। यह मनमानी मानव जीवन की अनगिनत बलि ले चुकी है। ध्वनि प्रदूषण, बढ़ते हुए यातायात के साधनों के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण, प्रसारण यंत्रों की चीख पुकार कान के पर्दों को फाड़ डालती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक व्याग्रता, तनाव, बहरापन तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों का कारण बन गई है। चौथा है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण से वातावरण में ओजोन की कमी हो गई है। इससे व्यक्ति को पित्ताशय की बीमारी तो होती है, साथ ही साथ श्वसन तंत्र के विकृत होने का खतरा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है मानवीय पूंजी निर्माण के कौन कौन से तरीके हैं। तो मनुष्य अथवा लोग स्वतः उत्पादन के साधन नहीं होते, इसके लिए मानवीय साधनों को विकसित करने अथवा मानवीय पूंजी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। मानवीय साधनों को विकसित करने अथवा मानवीय पूंजी निर्माण के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, मतलब इसी के पहले वाले क्वेश्चन में इसकी सेम आंसर है, तो इसको तो मैंने बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं 32, आर्थिक वृद्धि की माप कैसे की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आर्थिक वृद्धि की माप निम्नलिखित 2 तरीकों से की जाती है, राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि की माप प्रायः राष्ट्रीय आय अथवा वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के द्वारा की जाती है। आर्थिक वृद्धि की माप वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि के रूप में नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक वृद्धि के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा मध्य वर्ष की जनसंख्या। तो आर्थिक वृद्धि तभी होगी जब वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर आप आंसर बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं, तो इस बार हम छोटा छोटा आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।